इसमें कोई संकोच नहीं है कि जहां पर आज भाजपा खड़ी है उसमें जिन लोगों ने कभी बीजेपी में उस समय काम किया है जब बीजेपी पूरे देश में 2 एमपी जीता करती थी, किसी एक आध राज्य में हमारी सरकार आती थी, हम कहीं पर कॉर्पोरेटर भी जीत जाते थे तो ऐसे दिवाली मनाते थे कि हमने बहुत कुछ जीत लिया है। यानी उस समय में जिन्होंने संघर्ष करके परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, इसलिए आज की हमारी उस पीढ़ी को सबसे पहले उन सभी हमारे ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का दिल से सम्मान करना चाहिए कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर आज भारतीय जनता पार्टी बनी है तो केवल उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उस मेहनत और परिश्रम के कारण से बनी है। आज की हमारी एक भव्य इमारत दिखती है भारतीय जनता पार्टी की। पूरे देश में सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, सबसे ज्यादा सांसद हैं, सबसे ज्यादा विधायक हैं, सबसे ज्यादा मेयर हैं, सबसे ज्यादा जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। यानी पूरे देश के अंदर आज सब तरफ भारतीय जनता पार्टी दिखती है। 18 करोड़ से ज्यादा प्राइमरी मेंबर भारतीय जनता पार्टी के पास है। लगभग 4-5 करोड़ सक्रिय कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है। आज अंडमान में जाइए, लद्दाख में जाइए, दादर नगर हवेली में जाइए, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जाइए, देश के किसी भी कोने में जाइए, आपको सब तरफ आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलेंगे। इसलिए एक लंबे समय तक अगर मैं कहूं, जनसंघ से लेकर आज की भाजपा की यात्रा या दीपक के निशान से लेकर आज के इस कमल की यात्रा में ऐसे हमारे उन सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसलिए इधर मैं देख रहा हूं कि 2 पीढ़ियां या 3 पीढ़ियां आज के कार्यक्रम में आई हैं। एक वो पीढ़ी जिन्होंने उस समय जब कुछ नहीं था काम किया, एक पीढ़ी है जिसने बाद में आकर के 2000 के बाद अटल जी की सरकार बनी, उसके भी कुछ अनुभव आप सबके हैं, और एक आज की हमारी नई पीढ़ी है जो अभी भारतीय जनता पार्टी में कुछ वर्षों से आकर के काम कर रही है। ऐसे लगभग 3 प्रकार की पीढ़ियों के कार्यकर्ता आज इस वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक में आए हैं। इसलिए मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है। हम सब जानते हैं कि केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के 9 वर्ष हम लोगों ने पूरे किए हैं, और इस 9 वर्ष के अंदर हम गर्व के साथ देश के अंदर कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो एक लक्ष्य लेकर के हम चले थे कि भारत में बदलाव लेकर आएंगे, भारत की व्यवस्थाओं को हम ठीक करेंगे, 9 वर्ष के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में एक सेवा का भाव लेकर सुशासन, गुड गवर्नेंस के माध्यम से गरीब कल्याणकारी योजनाओं को नीचे लागू कर देश में एक आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसलिए 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर 1 महीने तक भारतीय जनता पार्टी ने एक जनसंपर्क अभियान चलाया है। अभी आप सबके सामने हमारे जिला प्रभारी ने जानकारी दी क्या क्या कार्यक्रम हमारे चलेंगे, लेकिन मेरा मानना है विशेष रूप से इस अभियान में जो हम सभी यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस विधानसभा के यहां पर आए हैं, उसमें से कुछ बातें को पक्का तय करना पड़ेगा। आज के बैठक में हम आए हैं, यहां बैठे हुए कार्यकर्ताओं को अगर गिन लें तो वर्तमान और पूर्व सीनियर सबके जिम्मे अगर हम सब एक-एक बूथ पर अगर ये तय करें कि इस विधानसभा का कोई बूथ ऐसा नहीं होगा जहां पर इस 9 वर्ष के बूथ संपर्क अभियान में हमारी विधानसभा का कोई परिवार ऐसा छूट गया है, तो घर ऐसा रह गया जहां हमने संपर्क नहीं किया हो। हर मतदाता तक संपर्क क्या इस अभियान में हम अपनी इस विधानसभा में कर सकते हैं क्या? 9 वर्ष तक मोदी जी की उपलब्धियां, देश के लिए क्या मोदी जी के आने के बाद हुआ है, उन सब मुद्दों को लेकर जाना, हमारी अपनी केंद्र सरकार की योजनाओं के कितनी बड़ी संख्या में लाभार्थी हैं, हजारों लोगों को
अपनी इस विधानसभा के अंदर किसान सम्मान निधि मिलती होगी। हमारे यहाँ कितने प्रकार की योजनाओं का लाभ, मोदी जी की केंद्र की योजनाओं का लाभ उनको मिला होगा, ऐसे सभी लाभार्थियों से मिल सकते हैं। तो मेरा मानना है कि हम सब कार्यकर्ता आने वाले 1 महीने में मैं पार्टी के लिए 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मिनिमम 9 दिन, और 9 दिन में भी 1 दिन में कोई 9 घंटे देने की योजना बना सकता हूं क्या, कि रोजाना जाकर के मैं जरा 9 लोगों से मिलकर के आऊंगा। नए लोगों से मिलना है। हम ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में मिलते रहे, ऐसा नहीं है। सुबह और शाम समय निकालकर जो ऐसे लोग अभी भी भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े हैं, ऐसे उन सब लोगों को जोड़ने का कोई एक अभियान हम चला सकते हैं क्या? समाज के हर वर्ग तक, समाज की हर क्लास तक। हमारे यहां बहुत सारे युवा हैं, महिलाओं की वोटर की संख्या 50% है, हमारा किसान बंधु है। इन सब से मिलने का कोई एक अभियान चलाकर इस विधानसभा में हर घर तक मोदी जी का संदेश लेकर हम जाएं, तो इस विधानसभा और इस लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के काम को हम पूरा कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए इस अभियान की एक विशेष प्रकार की योजना बनाकर हम सबको काम करना है, क्योंकि आने वाले 1 साल के बाद में लोकसभा के चुनाव हैं। लोकसभा के चुनाव से पहले विधानसभा के चुनाव हैं, और हम सबको मालूम है कि विधानसभा का चुनाव इस बार बड़ा संघर्ष वाला और रोचक होने वाला है, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर एक ताकत के साथ ये चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। इसलिए हम सब के लिए आने वाला विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों उतने ही महत्वपूर्ण है। इसलिए पहले इस विधानसभा के चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर संगठन के द्वारा जो भी नीचे बूथ तक संगठन बनाना हो, हर कार्यकर्ता को सक्रिय करना हो, समाज के हर वर्ग तक जाकर संपर्क करके नए वोटर्स को अपने साथ जोड़ने का अभियान हो, इन सारे कामों को एक सीरियसली अगर हम सब कार्यकर्ता करेंगे तो निश्चित रूप से मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, जो आप सभी तेलंगाना के कार्यकर्ता बहुत वर्षों से एक सपना देख रहे हैं कि इस तेलंगाना के अंदर कभी हमारा भी कमल का निशान खिलेगा या नहीं खिलेगा, या हम कभी किसी सहयोगी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते रहेंगे। आखिर कब तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी? हम सब काम करने वाले कार्यकर्ताओं के मन में एक सपना है। मेरा मानना है कि यह चुनाव हम सबके लिए एक अवसर है, क्योंकि इस बार तेलंगाना के अंदर जो वर्तमान मुख्यमंत्री और जिनकी सरकार है, उनके खिलाफ एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। तेलंगाना की जनता नहीं चाहती कि इस बार केसीआर यहां पर सरकार बनाए। जनता उनको हटाना चाहती है। जनता के मन में उनके परिवारवाद को लेकर, उनके भ्रष्टाचार को लेकर, जनता के मन में जो सपना था तेलंगाना को बनाने का कि हम अपना तेलंगाना प्रदेश बनाएंगे तो तेलंगाना में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर कैसे बढ़ेगा, विकास कैसे होगा। लेकिन तेलंगाना का विकास हुआ या ना हुआ हो, लेकिन केसीआर जी के परिवार का विकास जरूर हुआ है। उसको लेकर एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, एक अवसर है हम सब कार्यकर्ताओं के लिए कि जब जनता चाहती है, तो जनता अगर बदलाव चाहती है तो उस समय हमारा नैतिक दायित्व बन जाता है कि जनता की इस आकांक्षा को, जनता की इस उम्मीद को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरे और यहां से केसीआर और इनकी सरकार को कैसे उखाड़ फेंकने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों के मन में एक विश्वास पैदा करें कि अब तेलंगाना के अंदर आने वाला समय ये भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं को अपने मन के अंदर भी विश्वास लाना पड़ेगा कि हां, हम तेलंगाना के अंदर जीतेंगे। हमारे मन के अंदर जब ये विश्वास आएगा तब जाकर यहां की जनता के मन में हम वो विश्वास पैदा करें। इसलिए इस सारी परिस्थिति में ईश्वर ने एक अवसर हम सबको दिया है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए तेलंगाना की जनता के मन में जो उम्मीदें हैं, जो आकांक्षाएं हैं, मोदी जी को लेकर जो उत्साह है, उनको लगता है कि जैसे मोदी जी ने भारत को, देश की व्यवस्थाओं को ठीक किया है, ऐसे आने वाले समय में अपना तेलंगाना भी वैसा होगा।
इसलिए इस उम्मीदों को लेकर के हम सब कार्यकर्ता नीचे तक जाकर एक संपर्क करने का काम, बूथ को सक्रिय करने का काम, जनता के बीच में जाकर काम करने का काम हम करेंगे। तो निश्चित रूप से एक जो सपना हम सब देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, उस सपने को जो हमारे इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, 40-40, 50-50 साल हो गए, जब कभी उम्मीद ही नहीं थी कि हम जीत करके आएंगे, उस उम्मीद के समय से वो कार्यकर्ता यहां पर बीजेपी में काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हमारी इस वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है कैसे उन सभी सीनियर कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के आंखों के सामने उनके रहते हुए तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का दायित्व हम सब कार्यकर्ता पूरा करें। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में क्या बदलाव हुए हम सब जानते हैं, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ शुरू हुई, उस समय एक विचारधारा को लेकर हम चले, एक विचार को लेकर के चले। भारतीय जनता पार्टी संगठन, जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी एक विचार को लेकर के बना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चित्र लगा है, जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की स्थापना की। आखिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान क्यों हुआ? इस देश में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान रहेगा। कश्मीर इस देश का अविभाज्य अंग है। उस कश्मीर के लिए पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया। हमारा सबका एक सपना था। जिस दिन से संगठन बना, हम एक ही सपना लेकर एक ही नारे से जाते थे कि लाल चौक में करेंगे। यही हमारे सबके मन में एक विषय सपना था। अब मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के आने के बाद हमने देखा कि कश्मीर में धारा 370 भी हटी। कश्मीर पूरी तरह से भारत में उसका विलय हुआ और आज अपनी आंखों के सामने न्यायालय के निर्णय के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर बनते हुए भी देख रहे हैं। हम जाके काशी विश्वनाथ को जाकर के देखे कितना भव्य कॉरिडोर वहां पर बना है। हम सब लोग जिस बात को, जिस हमारी संस्कृति पर जो हम सबको एक गौरव था कि भारत की संस्कृति कैसी है, आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी आंखों के सामने अपना यह देश, हमारी संस्कृति, अपने गौरव के सपन, सभी प्रकार का एक वातावरण अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मेरा आप सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान है कि आज वरिष्ठ कार्यकर्ता यहां पर आए हैं, वर्तमान कार्यकर्ता भी आए हैं। देश में भी मोदी जी को लेकर एक उत्साह और वातावरण है। तेलंगाना की जनता भी बदलाव चाहती है। हम सब पुराने और नए कार्यकर्ता मिलकर एक अच्छे समन्वय के साथ, अच्छे मेल जोल की भाव से, सामूहिक भाव से मिलकर कैसे नीचे के स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर जाकर आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। उसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी संगठन का हर बूथ तक इकाई खड़ी करें, हर वोटर तक जाने की योजना अगर हम बनाएंगे तो हमारे पुराने कार्यकर्ताओं की एक अनुभव के आधार पर, पुराने कार्यकर्ताओं ने जो एक लंबे समय परिश्रम किया है, उस परिश्रम के आधार पर, और हम सभी वर्तमान कार्यकर्ता जो आज की हमारी ये पीढ़ी यहां पर काम कर रही है, ऐसे सभी कार्यकर्ता मिलकर आने वाले दिनों के अंदर एक मजबूत और सशक्त संगठन हम उत्तर प्रदेश अपने वहां से जोड़ना पड़ता है। नहीं चला। हो गया फिर वो। चलिए।
आया। चलिए, तो आप सभी कार्यकर्ताओं से अंत में केवल आह्वान करते हुए कि हम सभी कार्यकर्ता, क्योंकि आने वाले दिनों में एक संघर्ष बहुत रहने वाला है, जिस प्रकार का पूरे देश का वातावरण इस समय बन रहा है, सारे विपक्षी दल सभी मिलकर मोदी जी को कैसे रोका जाए, मोदी जी बीजेपी फिर से वापस सरकार ना बने, क्योंकि उन सबके अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं। तो सभी मिलकर के हमारे खिलाफ जो आएंगे उसमें हम सभी कार्यकर्ताओं को और ज्यादा संघर्ष करते हुए, ये जो हमारे खिलाफ एक ध्रुवीकरण हुआ है वो हमारे खिलाफ ध्रुवीकरण नहीं है, वो कुल मिला के इस देश में जो बदलाव हो रहे हैं, इस देश में मोदी जी के माध्यम से जो व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ है, एक गुड गवर्नेंस की अच्छी प्रैक्टिस देश के अंदर शुरू हुई है। दुनिया के अंदर जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है, दुनिया के देश आज भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, इस सारे वातावरण को रोकने का एक उनका प्रयास है, क्योंकि उनके सबके अपने अपने इंटरेस्ट होने के कारण से यह भी एक आने वाले दिनों में हम सबके सामने बड़ा मुद्दा आने वाला है। इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं के लिए और चैलेंज है कि इस चैलेंज को, इस संघर्ष को स्वीकार करें और इस अवसर को आने वाले दिनों के अंदर कैसे भारतीय जनता पार्टी को सबकी पार्टी बनाकर, हर व्यक्ति की, हर मोहल्ले की, हर गांव की, हर बूथ की, हर जाति बिरादरी की पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी बनी है, इस काम में हम सभी कार्यकर्ता लगेंगे। आप सभी सीनियर वरिष्ठ कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी के बुलाने पर आप सभी पार्टी के इस कार्यक्रम में आए, मैं आप सबका धन्यवाद भी देता हूं और आप सबसे आग्रह भी करता हूं कि आपके कारण से आज भाजपा यहां पर खड़ी है, तो आप सब निरंतर समय समय पर वर्तमान पीढ़ी का मार्गदर्शन भी करते रहें। और हमारी वर्तमान पीढ़ी के लोगों से भी आग्रह है कि जिन्होंने इस पार्टी को यहां तक लाने में अपना जीवन का एक बहुत बड़ा समय लगाया है, ऐसे उन सभी कार्यकर्ताओं के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए उन सबको भी संगठन में उतना ही महत्व देते हुए अगर सक्रिय करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी ये कार्यकर्ताओं की ताकत के माध्यम से हम एक बहुत बड़ा बदलाव लाने में सफल होंगे। आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। ఇప్పుడు వందన సమర్పణ మన జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి అయినటువంటి జీవన్ రెడ్డి గారు చేస్తారు. మహాజన్ సంపర్క్ లో భాగంగా సీనియర్ కార్యకర్తల సమావేశానికి పెద్దలు, ముఖ్య అతిథులు, గౌరవనీయులు జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి బన్సల్ గారు, గౌరవ పార్లమెంట్